गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड सॉरी इवनिंग। एक्चुअली मेरे गुड इवनिंग दिमाग में मैम। था कि आप लोगों की क्लास पहले होती है और नीट की बाद में होती है, क्योंकि आज तो सारी क्लासेस होती हैं हिमाचल की। तो वो फिर मैंने पहले ज्वाइन कर लिया। आई वाज जस्ट सीइंग कि सर ने ज्वाइन किया हुआ है, तो 5-6 मिनट का गड़बड़ हो गया स्टार्टिंग में। ओके चलो, एनी हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? मैम हम अच्छे हैं, आप फाइन कैसे मैम। हैं? मैम आप बताओ मैम। बस ठीक है बेटे, ऑल वेल। चलो, तो लास्ट क्लास में ना मैं वही बोल रही थी आपको, व्हेन आई हैड ज्वाइंड अर्लियर, कि चैप्टर ना ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। बट फिर भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस है ना जो पोर्शन, जैसे दो टाइप्स होती हैं। वन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द अदर इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इज वन इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस तो तुम लोअर क्लासेस से भी पढ़ते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन इसमें पेंडिंग है, या इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन एक्चुअली में अब हमारे, हाँ बस आकाश थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा यू कैन से बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है वो, बस एलिमेंट्री आइडिया है उसका। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और इसका एक न्यूमेरिकल आना चाहिए। बाकी जो सिलेबस में से कट ऑफ हो गया, जो पहले तुम पढ़ते थे ना, ड्राई सेल, लेकलांची सेल, याद है? फ्यूचर जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरीज होती थी, फ्यूल सेल होता था। ठीक है, ये सारे सेल्स या बैटरीज अब हमें नहीं पढ़नी होती है। अब हमें बस उनका फैराडे लॉ पढ़ लेना होता है और काम करते हैं। तो स्टार्ट करें फिर। यस यस मैम। मैम। अच्छा हाँ, अब से मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देती हूँ। अब होता क्या है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो आपका फैराडे लॉ वाला पोर्शन है, ये करने के बाद ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मूलाज यू विल रिवाइज। आप लिस्ट भी बना लेना। दो काम मैं करूंगी। एक काम तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज की लिस्ट भेज दूंगी। ठीक है, वो मैं भेज दूंगी, आपके एडमिन आप तक कैसे पहुंचाएंगे वो उन्हें पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लिस्ट आपके पास आ जाएगी फॉर्मूलाज की, और अब आपको होमवर्क मिलेगा केमिस्ट्री का, जैसे आपको किसी और सब्जेक्ट्स में भी मिलता होगा ना। तो वो आपको लेवल वाइज जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जा रहे हो। अभी के लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भेजूंगी, उसके बाद जो जो चैप्टर करेंगे ना, उसका जो जो पोर्शन था उसके साथ साथ में उसको करेंगे। दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? यस मैम। तो फैराडेज लॉ करने से पहले मैं एक दो चीजें आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। पहला है इसमें एक, ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। दिस इज अ क्वेश्चन टाइप फ्रॉम द सेल। ठीक है, कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से सबसे पहले तो क्या होता है ना, कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कैन वी प्लेस द सॉल्यूशन ऑफ silver ions in the container made up of copper। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अगर तो एग्जामिनर डाटा भी दे दे, बहुत अच्छी बात है। अगर डाटा ना दे तो कोई ऐसी चीज पूछ लेता है जिसका डाटा बहुत कॉमन होगा, बहुत बार प्रैक्टिस में लाए होगा, वैसे तो बहुत बार दे देता है, 99% तो देता है। ठीक है, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी 0.80 होता है। ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर की वैल्यू 0.34 होती है। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करना चाहेगा? एनीबडी हु वांट्स टू गिव द यस आंसर मैम। टू दिस हम क्वेश्चन? सॉल्व करके बताते हैं। चलो सॉल्व करके बताओ, कॉपी पेन ऑन करो, सॉल्व करके बताओ, शाबाश।
हो गया बेटे सॉल्व? इसमें तो इतना कुछ करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डाटा एनालिसिस से हो जाएगा। देखो डाटा एनालिसिस इसका क्या कहता है, वो हम शुरू से ही एक बात सीख चुके हैं कि जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो चीज कैथोड पे जाएगी, और जो कैथोड पे जाएगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो चीज एनोड पे जाएगी और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये हम सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। और जिस चीज का रिडक्शन होता है उस पे गेन इन वेट होता है इलेक्ट्रोड पे, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे लॉस इन द वेट होता है। ठीक है, तो गेन इन द वेट एंड द लॉस इन द वेट ऐसे होता है। ठीक है, वो तुम पढ़ चुके हो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये तो कर ही सकते हैं, दोनों को देख ही सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। अब जहाँ पे हायर रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी कर दो रिडक्शन, है ना। तो इसका मतलब है सिल्वर आयंस वाली स्पीशीज की तो होएगी रिडक्शन, और जो कॉपर है उसका होएगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चा अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसमें तो लॉस इन वेट हो जाएगा, और अगर जिस बर्तन में तुम प्लेस कर रहे हो उसका लॉस इन वेट हो गया, उसका ही रिएक्शन हो गया, तो हम उसमें सॉल्यूशन को कैसे प्लेस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा नो। इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट प्लेस द सॉल्यूशन ऑफ द what? No, we cannot place the solution of Silver in the copper container. silver ions in the container made up of copper. Made up of copper. ठीक है, या आप इसके लिए एक स्टार पॉइंट नोट कर सकते हो। वो स्टार पॉइंट ये है कि द मेटल जिसका तुम्हें वेसल बनाना है, in which solution has to be placed, in which the solution has to be placed। ठीक है, जिसके बीच में सॉल्यूशन प्लेस कर सकते हो आप, वो मेटल की होनी चाहिए रिडक्शन। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। अगर उल्टा तुम्हें दिखे तो आंसर नो लिखा। मेटल जो थी वेसल जिसमें सॉल्यूशन को रखना था उसकी रिडक्शन हो रही थी, तो यस, नहीं हो रही है तो नो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम हो गया। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कौन बताएगा मुझे कैलकुलेशन ऑफ पीएच में? पहले तो पीएच क्या होता है? व्हाट इज पीएच? माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इतना तो जानते हो। यस मैम। Yes, ma'am. H3 प्लस को क्या कहते हैं बेटे? दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोनियम आयन। Hydronium. इस चीज को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और पीएच हो गया ये। तो अगर इस इक्वेशन में से हाइड्रोनियम आयन निकालना है ना,
तो वैसे करने वाले बच्चे तो ऐसे करेंगे कि पहले माइनस उधर शिफ्ट करेंगे, फिर लॉग का एंटी लॉग करेंगे। पर केमिस्ट्री में क्या स्मार्ट प्ले चलेगा कि अगर पीएच माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन आएगा 10⁻⁻ माइनस ऑफ पीएच। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन की कैलकुलेशन होगी 10⁻⁻ माइनस ऑफ पीएच। ठीक है, समझ में आई कहानी या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा। अब पीएच किसका मेजर होता है? ये एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है ना, पता है ना सबको? Yes, यस ma'am. मैम। पीएच की स्टेप्स भी देखी होंगी तुमने। चलो, अब इसका कैलकुलेशन कैसे आता है, हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पीएच, ये देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सबसे पहले तो मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन था, H plus plus 1 electron gives the half of hydrogen. This is in the aqueous form and this is in the gaseous form. यानी कि हमने इसका लिख लिया रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल हमने इसका नोट कर लिया। किसी भी इक्वेशन में नर्स्ट इक्वेशन लगाने से पहले इट इज मैंडेटरी कि हम उस इक्वेशन का क्या लिख लें, हम उस इक्वेशन का रिडक्शन फॉर्म लिख लें। तो अब इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे नास्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नास्ट इक्वेशन। जब नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आएगा ई एच प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ई नॉट ऑफ एच प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 बाय, मैं एन लिख देती हूँ, अब बाद में आप एन की वैल्यू पुट कर लेना, डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे हाइड्रोजन है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आएगा क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन तो नहीं होएगी, डिवाइडेड बाय एच प्लस, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर आएगी 1/2। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट ई नॉट ऑफ एच प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ये वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ई एच प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ये 0 आ गया, माइनस 0.0591 बाय 1, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm दिया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1/h प्लस, फर्दर ये आएगा माइनस 0.0591 log ऑफ 1/h प्लस। log ऑफ 1/h प्लस में कैसे देखेंगे, E of H plus to half of hydrogen minus 0.0591 by 1 log of, जो आपके पास इक्वेशन था ना 1/h प्लस, उसको हमने चेंज कर दिया, h प्लस की पावर माइनस ऑफ 1 कर दिया, तो ये माइनस ऑफ 0.0591 by 1 माइनस 1 आगे ले आओ, log ऑफ h प्लस, बन गई ना डेफिनेशन h प्लस की पीएच में। यहाँ पे तुम हाइड्रोनियम आयन लिख लो या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, H प्लस, बोथ आर सेम। ये किसकी डेफिनेशन बन गई भाई, पीएच। तो ये रिलेशनशिप है, इनमें से कोई एक क्वांटिटी मेंशन होगी या ये होगा और ये निकालना होगा या उल्टा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम प्रीवियस स्लाइड करना मैम, एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
समझ में आ गया? यस मैम। हार्ड टाइप का क्वेश्चन। whether the metal will liberate hydrogen or not. ये कैसे पता लगता है? मैंने सेल 1 बना दिया कॉपर एंड हाइड्रोजन का, यहाँ पे सेल 2 बना दिया जिंक एंड हाइड्रोजन का। डाटा लिख लो। कॉपर 2+2 कॉपर होता है 0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन +2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना 0। इधर डाटा लिख लो। जिंक 2+2 जिंक होता है -0.76 वोल्ट। H+2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन होता है 0। डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं? हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये जाएगा कैथोड पे, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये जाएगा एनोड पे। इधर पे ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा एनोड पे। पहले सेल 2 का काम, पहले सेल 1 का काम कर लो। चलो सेल 1 कैथोड पे कौन था? कॉपर। कॉपर की रिडक्शन होगी तो कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन पे। दो हैं तो 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ये बन गया। ठीक है, अब क्या इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है? यस और नो? हाइड्रोजन लिबरेशन का मतलब क्या होता है भाई? हो रही है मैम। बच्चा, हाइड्रोजन यूज हो रही है, लिबरेट नहीं हो रही। हाइड्रोजन लिबरेशन जिंदगी में तब बोलना जब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड हो। इतना तो बच्चे भी समझते हैं। क्या कर रहे हो तुम? लिबरेट हो रही है मतलब तुम्हारे हाथ में आ रही है? तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तुम्हारी हाथ वाली भी जा नो रही मैम, नो मैम। है ना? यस मैम। तुम उसे डाल यस रहे मैम। हो हाइड्रोजन को कंटेनर में, यस मैम। लेकिन यस मैम। हाइड्रोजन को बाहर ले रहे हो, तो इसका मतलब है नो हाइड्रोजन लिबरेशन। नो हाइड्रोजन लिबरेशन। जिंक वाला खुद करके देखो जरा, मैं बैटरी ऑन करूँ। जिंक वाला करके बताओ। जिंक और हाइड्रोजन वाला। सेल 2। सेल 2 में हाइड्रोजन का हो रहा है कैथोड, जिंक का हो रहा है एनोड। तो जिंक, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं।
give zinc 2 plus 2 electron, reduction half cell, hydrogen plus electron gives hydrogen. ऐड कर लो 1 और 2 को। दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। Zinc plus 2H plus in the aqueous form gives zinc 2 plus in the aqueous form plus hydrogen in the gaseous state। ऐसे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हाइड्रोजन का लिबरेशन हो रहा है, whether the hydrogen is being liberated or not। yes or no? अरे भैया क्वेश्चन करना तो Yes. बात की बात है, तुम तो यही नहीं Yes, बता पा रहे yes. प्रोडक्ट में क्या और रिएक्टेंट में क्या है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्वेश्चन समझाना केमिस्ट्री का काम कर सकती हूँ मैं, पर मैं ये नहीं बता सकती ना कि भाई ये प्रोडक्ट में राइट साइड होता है, रिएक्टेंट में लेफ्ट साइड होता है। इतना तो कम से कम इतना तो रिप्लाई कर सकते हो। पिछले में भी तुम बोली जा रहे हो हाइड्रोजन लिबरेशन होता है। चीटिंग भी अकल से हो सकती है, सामने लिखी हुई लाइन से भी बताना पड़ता है। अटेंटिव रहो क्लास में, सो मत। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, अब ये मुझे बहुत किडिश लग रहा है ये लिखना कि एज इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड। बहुत मतलब मुझे बच्चों वाली बात लग रही है। तो तुम्हारी आधी क्लास को ये पता ही नहीं है कि लिबरेशन का मतलब तुम्हारे हाथ में आ रही है लिबरेट होके, कंज्यूम का मतलब खत्म हो रही है। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो रखो कम से कम क्लास में। तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड हो रही है इसमें। अब डाटा को एनालिसिस करो, इतनी लंबी कहानियां नहीं पेपर में लिख सकते। जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस थी, क्योंकि हाइड्रोजन तो जीरो ही है, जीरो से ज्यादा मतलब कोई भी प्लस वैल्यू, वहां पे हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होती। जहां पे जिस मेटल पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस है, माइनस का मतलब है जीरो से कम, वहां पे आपके पास हाइड्रोजन की लिबरेशन होती है। तो क्या करूं मैं आकाश, बताओ इसमें। इसके लिए एक कंक्लूजन लिख लीजिए। ऑल द मेटल्स which have negative value of reduction potential, they will liberate the hydrogen। जिसकी नेगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करती है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, जो एक तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है। एक तो किसको किस में प्लेस करना है, एक पीएच की कैलकुलेशन, और टाइप 3 में है हाइड्रोजन लिबरेशन। ठीक है, उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपके Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है हमारे सिलेबस में। न्यू चैप्टर मैम ये? नहीं बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस सेल एक ही चैप्टर के 2 पार्ट है ना। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस अब हमें सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ना ही जेई में और ना ही बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में। इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस वो बता दिया। नया चैप्टर तो आपको बता के स्टार्ट करेंगे ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस वो है जो बचपन से करते आ रहे हो,
सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर ली, करते हैं ना, मेरे ख्याल से 8th 9th 10th में भी करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। द फिनोमिना या प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी gets converted to chemical energy is called as electrolysis। यानी कि इस पहले क्या होता था, केमिकल रिएक्शन होता था फिर करंट आता था, इसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एंड देन द केमिकल रिएक्शन अकर। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब केमिकल इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और फिर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब पहले केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इसके कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। सबसे पहले तो ये इसमें दो सेपरेट हाफ सेल नहीं होते, तो इट टेक्स प्लेस इन सिंगल कंटेनर। सिंगल कंटेनर में होता है ये। सेकेंड, इस पे चार्जेस अपोजिट होते हैं, यानी कि जो तुम्हारा एनोड रहेगा वहां पे क्या होता था, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और कैथोड रहेगा जो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, बट एक चीज कॉमन है कि एट एनोड वहां पे भी ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी, और एट कैथोड रिडक्शन होगी। और जो भी सब्सटेंस है जिसको कि हम मेटल कहते हैं वो डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड। जितने भी आप एप्लीकेशंस पढ़ते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हो या आप पढ़ते हो सेल्स, बैटरीज, वो सारी इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें एक एग्जांपल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है? व्हाट इज NaCl बेटा? हम सोडियम क्लोराइड। कभी देखा तुम लोगों ने? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कभी देखा आप लोगों ने NaCl? मैम आपको आंसर सेंड किया है। नहीं, आपने आंसर तो मुझे सेंड कर दिया, कभी देखा तुम लोगों ने? यस मैम, देखा है। कहाँ पे देखा है? आप लोगों ने NaCl कहाँ पे देखा है? मैम किचन में। तुम सिमरन बात कर रही हो ना? साल्ट मैम। यस मैम। ये यस मैम, आई एम सॉल्ट। ये 2-3 बच्चों के अलावा तुम्हारी क्लास को इतना नहीं पता कि ये नमक होता है, या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ा डर है जिसके कारण वो ये बता नहीं पा रहे। अगर आप, यस मैम। है ना, बहुत सीधी सी बात है। अब ये 3 बच्चों को, यस 4 मैम। बच्चों की आवाज आई है, मुझे उनको पता है। अब मुझे आकाश की आवाज की पहचान हो गई है, सिमरन की है, या 1-2 बच्चों की और है, तो इनको तो पता है कि ये नमक है भाई। अब जिनको नहीं पता है, अब उनकी केमिस्ट्री में क्या बताऊं, आप खुद समझदार हो बहुत ज्यादा।
ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि ये तो याद करने वाली बात है, मुश्किल सवाल है पीएचडी का। मैम ये तो इजी है, पता होना चाहिए सभी को। बस वही तो प्रॉब्लम है ना सिमरन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों से पूछो, हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, हमें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? यस मैम। प्रॉब्लम तब आती है जिंदगी में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और उस चीज पे हमें कोई डाउट आता है, फिर हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हमारा ये डाउट सॉल्व किया जाए। अगर तुम्हें पूछ लो प्रॉब्लम कहाँ है, आई एम हेयर टू सॉल्व, तो तुम्हारा आंसर पता क्या होता है? सारा ही नहीं आता। तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट इज सिंपल द थिंग कि आप पढ़ते ही नहीं हो। मैम प्रैक्टिस की कमी होती है। बस देखो, बिल्कुल सही बात बोल रही है। देखो जैसे मुझे आकाश मैसेज भेज रहा है, क्या पता मैम आधे स्टूडेंट क्लास ना लगा रहे हो ज्वाइन करके भी। अब एक टीचर के लिए जैसे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही ऑनलाइन है। मेरे लिए तो जो नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो बच्चा मेरा स्टूडेंट है, वो बच्चा मेरी बात सुन रहा है ना, मैं तो यही जज करूंगी ना। अब इसके अंदर कितने गड़बड़ घोटाले हैं ये तो बेटा मुझे नहीं पता, भगवान तो मैं नहीं हूँ। हमारे लिए जो है सामने वही मेरा स्टूडेंट है, उससे मुझे बात करनी है। तो इसलिए ये जो फोबिया तुम लोगों ने दिमाग पे निकाल रखा है। अच्छा, मैं एक बात और मेरे को नहीं आज तक समझ आई तुम्हारी क्लास की, तुम लोगों की क्लास की, तुम लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स होती है ना? Yes, ma'am. आप लोगों Yes, को ma'am. आप लोगों को अवेलेबल कराई गई हैं रिकॉर्डिंग्स। क्या Yes, ma'am. ये चीजें ऑफलाइन में होती थी? नो मैम। No, ma'am. मैं मानती हूँ हर चीज के प्रो कॉन सब होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। जब हम थे ना तुम्हारी क्लास में 11th 12th के स्टूडेंट, तो हमें लगता था कि हाय हमारे टीचर को इतना सारा कुछ पता है, हम कैसे कर ले, हम कुछ रिकॉर्ड कर लें कि हमें भी सबको याद रह जाए। क्योंकि कई चीजें हम क्लास में लिखते हैं, कई चीजें सिर्फ बोल के टीचर बताता, तो हमें लगता था कितना, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। कैसे आएगा? तब हम बच्चे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि धीरे 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 पढ़ पढ़ के चीजें आती हैं। हमें लगता था हमें भी उतना ही एक दिन में आ जाए जितना हमारे टीचर को आता है। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। तो मैं ये सोचती थी कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लूं, और आज देखो इतने साल के बाद दिस केम ट्रू। मानते हो नहीं मानते हो? यस मैम। आज Yes, वो ma'am. आज वो मैं तो ये बोलूंगी सिमरन करिए, मैं भी सोची थी, मैं तो ये बोलूंगी कि ये 22 जून का दिन ना तुम कभी भी अपने सामने ला सकते हो। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? नो मैम। तो बताओ, जिन बच्चों का ये आंसर होता है, मुझे कई बार कई सवाल करने होते हैं पर टाइम नहीं होता, प्रेशर का होता है, सिलेबस का भी, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा। अब मुझे एक बात जिंदगी में तुम समझाओ जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। अगर आपको किसी चीज में डाउट रह गया, समझ में आई मेरी बात, और वो पूरा लेक्चर तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मैम कि हम अपने डाउट को क्लियर करें। हम उस लेक्चर को दोबारा सुन लें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. दोबारा सुन लें। अगर हम थोड़े से और कम केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की नॉलेज रखते हैं, तिबारा सुन लें, और उसमें से वो चीज खोज के लाएं कि मैडम मैंने लेक्चर सुन लिया पर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये बात तो मेरे को हजम हो जाती है, दैट आई कैन डाइजेस्ट। पर जब मैं तुम्हारा ये आंसर सुनती हूँ ना कि हमें ऑर्गेनिक नहीं समझ आती, तो मुझे ना ये आंसर समझ नहीं आता। आप समझ रहे हो? यस आप मैम। लोग अपना दिमाग ऐसे लगा के चलते हो कि ये है मुश्किल, हमने लगा दिया ठप्पा, हमें पानी में नमक की तरह घोल के पिला दो। पर शायद तुम्हें ऐसा लगता है, पर ये सही नहीं है कि पेपर मैंने नहीं देना। पेपर किसने देना? तुमने। मैंने अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से कर दी,
अब मैं कितनी ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, ये तुमसे छुपा नहीं है। कोई मुझे तुम आज से नहीं देख रहे हो, तुम्हें तो मैं आज से पढ़ा रही हूँ, 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे भी पता है, मेरे बच्चे सब बताते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं। तो जब हम अपने एफर्ट में पूरी तरह से खरे नहीं उतरते ना, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ मेहनत का फल मीठा होता है, पर मेहनत करो तो सही। आकाश मैसेज सेंड कर रहा है। तो आप लोग जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बैठे बिठाए तुम्हें, मतलब तुम्हें, अच्छा मैं ना पढ़ाऊं, कोई भी पढ़ा दे, आप इस क्लास में नहीं हो, आगे फ्यूचर में कहीं पे जाओगी, कोई भी पढ़ा दे, तो किसी के पढ़ाने से तुम्हें आ जाएगी या खुद भी उसको रिवाइज करना पड़ता है? मैम करना पड़ता है रिवाइज। जिन बच्चों का रिवाइज करना पड़ता है। बस 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 मैं यही बात बुलवाना चाह रही हूँ। जिन बच्चों का ये आंसर होता है ना कि हमें नहीं आती, वो मेरे पास बात तब करो जब डाउट लाओ। मेरे को ये बोल देना या किसी को भी बोल देना हमें ये सारा ही नहीं आया, जब पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड तुम्हारे पास है, जिसको तुम दोबारा सुनो, दोबारा तिबारा सुनने के बाद उस मुद्दे पे आओ कि मैडम यहाँ पे ये बात थी, इसको एक तो और एग्जांपल्स ले लीजिए। ये तो बात होती है करने वाली, तुम ठप्पे लगाते चल जाओ, हमें ये नहीं आता, 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 इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं सच में कह रही हूँ, उसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि जो मैं तुम्हारी स्पेशली 12th जेई न्यू से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जो सारे टीचर्स का व्यू है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं कह रही, मैं सारे टीचर्स का कह रही हूँ, हर सब्जेक्ट का तुम्हारे, बाकी तुम अपने आप समझदार हो, वो ये है कि ये बेसिक भी नहीं बताते। अब कितना का पीएचडी का सवाल था कि नमक बताना सिमरन बहुत मुश्किल था। नो मैम इतना इजी था, सभी खाते हैं घर पे। हाँ सभी खाते हैं, और मेरे ख्याल से ये क्या 12वीं का सवाल है? मैम ये तो 8th क्लास के बच्चे नो को भी मैम। पता होता है। तो कितने बच्चों ने मुझे आंसर दिया ये? मैम 3-4 बच्चों ने। फिर और बाकियों का आंसर पता क्या होगा सिमरन, मैं तुम्हें बताती हूँ। बाकियों का आंसर होगा हमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आता, हमें नहीं पता कि NaCl का क्या होता है। जब तुम लोग सुनते ही नहीं, जब तुम लोग तुम अपने हिस्से की मेहनत करके ना डाउट लाओ, पहले तो अपनी इंटेंशंस बदलो। इंटेंशंस क्या होनी चाहिए जिंदगी में? सीखने की। और मैं तो इस बात से इतनी हैरान होती हूँ, मेरे पास ये तीसरी बार वर्ड आया है कि हमें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे पास तीसरी बार आया है ये वर्ड। कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने मेरे सामने क्लास में चैट बॉक्स में सवाल भेजा कि इस सवाल में प्रॉब्लम आ रही है? हैंड रेज करो। मैम क्वेश्चन रिपीट करना, आपकी वॉइस लैक होगी थी। मेरे पास ये 3 बार आया है कि हमें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने मुझे चैट बॉक्स में सवाल भेजा है कि मैडम हमें ऑर्गेनिक के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है? हैंड रेज करना जरा। मैं तो तुम्हें हर हफ्ते मिलती हूँ। कितने बच्चों ने मेरे को रोक के ये बात बोली है कि मैडम ये वाली चीज जरा दोबारा बता देना एंड में? मैम मुझे +1 के स्टार्टिंग में हुई थी, फिर जैसे मैंने रिवाइज किया, हर एक टॉपिक डेली पढ़ा, तो फिर सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे धीरे धीरे। सिमरन यही है तरीका, मैं बोल तो रही हूँ। अगर तुम मेहनत कर रही हो, तुम पढ़ रही हो, तो बाकियों के पास एक स्टेटमेंट है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन जिंदगी में ये बताओगे ना कि वेयर इज द प्रॉब्लम, उस दिन मैं ये समझूंगी कि आज मेरा बच्चा पढ़ के आया। और जिस दिन मुझे एक, अब मेरे पास शायद आज वो आया नहीं, अविनाश, यस मैम। मुझे जिस दिन अविनाश ने ये बात बोल दी ना कि मैडम ये लैम्डा एम में लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम सी के बारे में बताना, मुझे बात समझ में आती है। पर वो मुझे पता क्या कहता है, ऐसे नहीं, 15 साल से ऐसे थोड़ा हमने बाल सफेद कर रिपीट लिए। कर दो। वो एक बात मुझे बोलता है, एक बार सारा दोबारा बता दो। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इस बात की हैरानी होती है, ये पूरा क्लासरूम, ये सब रिकॉर्डेड है, दोबारा सुन लेना मोटिवेशन लेने के लिए। ये सारा रिकॉर्डेड थिंग तुम लोगों के पास प्रेजेंट है। तुम लोग इस क्लासरूम का सीन क्रिएट कर सकते हो। जब तक तुम लोग कॉपी पेन उठा के अपना पार्ट प्ले नहीं करोगे, तो भगवान भी आके तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ा लेना तो नहीं पढ़ा सकता। मुझे अभी तक याद है, स्पेशली मैं जब किसी क्लास को ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना, अभी तो जेई लेवल तक मैं गई नहीं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो जेई लेवल तक जाती हूँ।
तो बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा हटती हूँ ना, तो वही बच्चे होते हैं, वही क्लास होती है जो मुझे ये कहती है कि मैम फिजिकल और इनऑर्गेनिक छोड़ के ना मैम ये बताना हमें। उनका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। मैंने जीरो से हीरो बनते देखे हैं। एक मैं नाम ले रही हूँ, क्लास में एक मेरी स्टूडेंट है दीपिका चौधरी, नीट की स्टूडेंट है। इस टाइम उसका 672 स्कोर रह रहा है, या कभी 650 रह रहा है, 720 में से कभी 600 कुछ रह रहा है। मुझे याद है जब वो मेरे पास बच्ची आई थी ना, ऑफलाइन की स्टूडेंट है, मतलब वो कहती थी मुझे कुछ नहीं आता 11th 12th का, जीओसी का भी कुछ नहीं आता। सारी ऑर्गेनिक मेरे पास उसने करी टिल डेट। सबसे पहले वो पेपर में से क्वेश्चन लगाती है ना, तो वो ऑर्गेनिक के लगाती है। उसे भी तो मैंने पढ़ाया, उसे भी मैंने इतनी मेहनत की। मैं एक स्टूडेंट का नाम नहीं ले रही, हजारों हैं, ठीक यस है। मैम। मैं उसे भी मैंने पढ़ाया है, तो क्या मैंने उसे ज्यादा अच्छा पढ़ाया और तुम्हें नहीं पढ़ाया? नो मैम, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि फर्क कहाँ पे है? हमारी हमारे पढ़ने में। बस जब आप लोग चीज को रिवाइज करोगे, जब आप उस चीज को सीखने की टेंडेंसी रखोगे, तभी आएगी ना बेटे। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लास हो गई, हम ना कॉपी उठाएंगे, ना एनसीईआरटी उठाएंगे, ना लेक्चर दोबारा देखेंगे, बस हम ये बोलेंगे कि हमें नहीं आता तो बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। जिस दिन मेरे पास आना है, मेरे पास ये लेके आना है, वेयर इज द प्रॉब्लम। ना प्रॉब्लम डिस्कशन करने का कुछ मतलब नहीं है, सॉल्यूशन से मतलब होता है। जिंदगी में रोते रहे, सारी जिंदगी रोते रहे। ये ज्ञान में अभी के लिए नहीं दे रही हूँ, सारी जिंदगी के लिए दे रही हूँ। बार 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 अपनी यस प्रॉब्लम मैम। किसी को बताते रहो तो सॉल्व हो जाती है अपने आप? नो मैम। कब सॉल्व होती है? सॉल्व मैं करने से जब सॉल्व खुद होती है। जब हम उसे टॉक solve अबाउट द करते हैं। सॉल्यूशन, एंड व्हेन यू विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, देन यू विल गो थ्रू दैट टॉपिक। अब मेरे को आके सारी क्लास अविनाश बन जाएगी, सारा दोबारा से पढ़ा दो तो हो जाएगा? नो मैम, मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th खत्म ही नहीं होएगी तुम्हारे, नेक्स्ट तक 12th ही 12th चलता रहेगा। तो अपनी साइड का एफर्ट डालो। जब मेरे पास कोई फीडबैक आए, मेरे पास ये फीडबैक आए कि मैडम हाइपर कंजुगेशन समझा दो, तब तो मैं इतनी खुश होंगी, इतनी खुश होंगी कि मेरे बच्चे को पता है हाइपर कंजुगेशन है, मेरा बच्चा ये चीज पढ़ के आया। और अगर मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि हमें इस ऑर्गेनिक में पूरी में प्रॉब्लम है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी में प्रॉब्लम है, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा बच्चा कितने रंग लगा के आया। तो मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो? यस यस मैम, मैम। तो जिंदगी में प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं होना। हमेशा अपने हिस्से की मेहनत करो, मैंने करी है। लेक्चर दोबारा सुनो, जहां पे दिक्कत है, मैं कह रही हूँ मुझे 12 बजे भी आवाज लगाओगे ना रात को, मैडम हाजिर होएगी। जो भी तुम्हारे आलम सर, नितिन सर, जिनके साथ भी तुम कोऑर्डिनेशन में हो, तुम 12 बजे क्वेश्चन भेजो, तुम्हें आंसर मिलेगा। बस ऐसा आंसर कभी भी नहीं मिलेगा कि हमें कुछ भी नहीं आता। उस चीज का कोई सॉल्यूशन मेरे पास क्या, भगवान के पास भी नहीं है। हाँ जी शुभम जी, आप न्यूली ऐड हुए हो, मतलब कब ऐड हुए हो बताइए जरा। मैम अभी थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन पहले? तो आपने वो चैप्टर नहीं करा बच्चा? मैम कौन सा? हेलो के। शुभम कांग ये कह रहे हो आप? तो आपने कहाँ से मेरे साथ ज्वाइन किया है, पहले मुझे ये बताओ। मैंने हेलो एलिकेंस वाले की जो पहले यूट्यूब पे था उसकी एक आधी वीडियो देखी थी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा कर शुभम, यस मैम। तुम ना हेलो एल्केन्स की ना पहली 2 वीडियो देख के आना। यस मैम। जो नेक्स्ट क्लास, एक तूने देख लिया ना बच्चा, जो यस नेक्स्ट मैम। क्लास होगी ना, उसके जो लास्ट वाले 10 मिनट होंगे ना, मैं पर्सनली तुमसे इंटरेक्ट करूंगी। यस नाम मैंने मैम। तुम्हारा पढ़ लिया है, जहां तुम्हें जरूरत है मैं सब चीजें गाइड करूंगी, और अगर मुझे लगा तो मैं क्लास भी ले लूंगी उस चीज की, ठीक है? चिंता नहीं यस मैम। करनी है, बस पढ़ना है, अपने हिस्से की मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। यस मैम। कौन कौन से चैप्टर हो गए ऑर्गेनिक के? ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हो गए हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, और एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर। और 2 ही करा के हम स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज हाफ हाफ 4 ही तो चैप्टर है ऑर्गेनिक के, मुझे लगा बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। यस ठीक है, मैम। वैसे स्कूल में हो गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो फिर।
अब बाकी बच्चों को समझ में आया नमक क्या होता है? देखो अभी भी नहीं आंसर आया। कॉमन सॉल्ट। चलो ऐसा करो, अपनी कॉपी पेन उठाओ और NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, जैसा आता है तुम्हें। शाबाश, 1 मिनट दे रही हूँ, कोशिश करो। गलत करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर देना। चलो जल्दी करो। आई एम गिविंग यू 1 to 1.5 मिनट। चलो, और ये क्वेश्चन आ जाता है कुछ 8वीं 9वीं में। Anybody who has done? मैं कर ली। चलो शुभम तुम बताओ। मैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको पता तुझे कैसे बोलना है केमिस्ट्री में कि NaCl कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हमें Yes, नमक मैम। का डब्बा उठा के उसमें पीछे से वायर्स लगा दो तो कोई करंट आता है? नहीं आता। तो मैं NaCl मोल्ट का, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं मोल्टन स्टेट में या लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में जब उसको डिसॉल्व ठीक है, करते हैं तो करते हैं। तो अब ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बेटे। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा टूट जाएगा। यस मैम। आगे बता बच्चा। पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, नेगेटिव वाला कैथोड। नेगेटिव वाला कैथोड हो गया, और ये है ऐसे। आगे। हम आगे नहीं बता। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। एट एनोड कौन से आयन भाग के जाएंगे? एनोड पे कौन सा चार्ज है? मैम Na पॉजिटिव जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, Cl नेगेटिव जाएंगे, Cl अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ये तो प्लस है तो Cl माइनस जाएगा। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl बन जाएगा। अगर ये 2 हुआ तो ये 2 आ गया। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस यस मैम। गैस हो गई तो G लगा देना, नेगेटिव तो एक्स लगा देना। एट कैथोड, एड कैथोड होगा कंपटीशन। क्या कंपटीशन होगा? कौन कौन सा आयन है? एक तो Na प्लस, पर आपने देखा है एक्वस फॉर्म है तो और चीज कौन सी होगी? हाइड्रोनियम H+। पानी, प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी बोल। अब इसमें क्या होता है कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaCl स्ट्रॉन्ग है। तो H प्लस है मेरे पास। H प्लस क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि Na प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन होता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड को। कैथोड पे। अब मेरे ख्याल से कोई मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि सोडियम एक मेटल है, या किसी को है जिसको नहीं पता? नाराज हो गए हो? आना नहीं करोगे? हमें पता है। नो मैम। सोडियम मेटल है तो सोडियम की बेसिक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो अगर यस। ये चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी मेरे बच्चों, तो ये गेन करने की थोड़ा टेंडेंसी रखती है। इन शॉर्ट मैं ये बोल रही हूँ कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी, जिसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेगेटिव होती है।
और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी 0 होती है, तो है तो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए भाग के कौन जाता है, हाइड्रोजन, और वहां पे गैस कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसका पता कैसे क्वेश्चन आया था, वैसे ये क्वेश्चन नीट में आया था पर मैंने तुम्हें भी करा दिया है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl chlorine gas is obtained at the anode and the hydrogen gas is liberated at the cathode instead of sodium. Why the sodium is not obtained at the cathode? बताओ कौन बताएगा आंसर, अब तो मैंने पढ़ा दिया। ड्यू टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, या बोलो इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है और इस बेचारे का क्या है बच्चा, लोअर। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल तो भाग के जाएगा, तो इसका Yes, मतलब है इसका रिडक्शन होगा। तो बाकी फिर मैडम दोनों आयंस का क्या हुआ, दोनों आयंस का ये हुआ। तुमने क्या लिया था, NaCl, साथ में क्या लिया था, पानी लिया था। गैस कौन सी मिली बच्चों, Cl2, तो 2 कर दो। यहाँ पे कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन, तो बचे Yes. कौन, NaOH। शाबाश। तो यहाँ से बन गया NaOH। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ना तेरा कुछ बना ना मेरा। मेरा। समझ गए कहानी। यस मैम। चलो, ये होती है Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने पढ़ने हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है, तो ज्यादा फोकस सेल पे करना है। और मैं ना अब तुम्हारी क्लास में से ना वॉलंटियर चाहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं हर क्लास में कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे मुझे इतना ट्रस्ट होता है कि ये बच्चा मेरा ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। मैं सब क्लासेस के नाम दे चुकी हूँ, पर तुम्हारी क्लास में से अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। तो मैं अगली Yes, 4 क्लासेस में एनालिसिस करूंगी, होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। तो मुझे तुम्हारी क्लास में से भी 4-5 बच्चे ऐसे चाहिए जिन पे मैं हद से ज्यादा मेहनत करके इंजीनियर बना पाऊँ उनको। बताओ Yes, ma'am. साथ दोगे कि नहीं दोगे, यस ठीक है। Yes, ma'am. मैंने, आप मानोगे मेरी बात, मैंने हर क्लास के नाम दे दिए, ओल्ड मैं वाले बिल्कुल मानूंगा। नीट Yes, के ma'am. दे दिए, नीट के दे दिए, तुम्हारी क्लास के नहीं दिए। तुम्हारी क्लास में मेरे को क्लिक ही नहीं करता, मेरे को याद ही एक आधा बच्चा आता है कि रिपीट कर दो, ठीक है ना। 3-4 क्लास, Yes, ma'am. तो मेहनत करो बच्चा। लॉज ऑफ फैराडे, Laws. या इसको लिखा जाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। रिगार्डिंग द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो फर्स्ट लॉ है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर ज्ञान आता है तुम्हें इसका, क्योंकि पिछला क्वेश्चन कर चुके हो ना। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, the amount of the substance deposited at particular electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through it. Quantity of electricity passed through it. कौन बच्चा मुझे इस लाइन का मतलब समझाएगा। जस्ट इंग्लिश से हिंदी करना है, कंसेप्ट में आता है। चाय में 1 चम्मच चीनी डाली तो ज्यादा मीठी होगी या 2 चम्मच चीनी। एक कहावत दो होती है, चम्मच। जितना गुड़ डालोगे उतनी चीनी मीठी होगी, होती है कि नहीं होती। यस। तो जितनी लाइट Yes, ma'am. डालोगे उतना सब्सटेंस जा जाके चिपकेगा। कभी सुनी है ये बात तुम लोगों ने कि इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इस पे चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, ऐसा सुना है कभी। यस तो सोने का पानी Yes, चढ़ा, ma'am. चांदी का पानी चढ़ा क्या होता है। अब देखो, वैसे तो ज्वेलरी जो है, गोल्ड बहुत महंगा होता है भाई। यस। क्या करते हैं वो कि जैसे मान लो Yes. चांदी ले ली, सिल्वर ले लिया, थोड़ी सी इजी मेटल ले ली जो कम है, सस्ती है,
अब उसका बना लिया, क्या बनाएंगे उसका, कैथोड बनाएंगे या एनोड बनाएंगे? तो किसका? जिस मेटल पे हमने किसी दूसरी मेटल को चढ़ाना है उसका क्या बनाएंगे, कौन सा इलेक्ट्रोड बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। कैथोड पे डिपॉजिट होती है मेटल, यस हमेशा मैम। रिडक्शन होता है। तो अब उस दूसरी मेटल जिसका जैसे गोल्ड का पानी चढ़ाना है तो गोल्ड का एक्टिव सोल्यूशन ले लिया, जिसमें से गोल्ड जो मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर वाली इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगी। तो वो कह रहा है जितना करंट Yes. पास करोगे ना उतना ज्यादा सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होगा। ठीक है। यस मैम। अब Yes, ma'am. इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होता है। Q का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिजिक्स में तुम चार्ज पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस मैम। छोटा q डालते हो ना। यस केमिस्ट्री मैम। में हमेशा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्वांटिटी नहीं बना पूरा भाई, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और m का मतलब क्या होगा, मैं मास ऑफ Mass of substance. सब्सटेंस। डिपॉजिटेड, है ना, जितना कैथोड पे चढ़ेगा। अब यस मैम। भैया प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा ना, कांस्टेंट लगेगा। और ये Z होता है Yes, ma'am. तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेट, इक्विवेलेंट ऑफ Z. सेट। और मेरे ख्याल से हमारे सब बच्चों को पता है कि I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, यस मैम। Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा, Z इज इक्वल टू I इंटू T। ये है पहला फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल आता है, यस मैम। बोलते हैं फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या है? हम इसके टाइम के साथ कैसे वेरिएशन आएगी? किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम ऐसा है ना कि कितनी देर तक आप, वैसे तो चार्ज है बेसिकली। अब चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज को ही तो करंट कहते हैं, यस मैम। है ना। जैसे जैसे जितने जितने टाइम पे फ्लो होता जाएगा उसी हिसाब से ही तो आपके पास करंट बनता है। अगर यस मैम। टाइम कम हो गया तो अपने आप उसका आई फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब हमें तो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखनी थी ना। तो यस। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना करंट पास किया, कितने टाइम के लिए पास किया। बहुत ज्यादा टाइम के लिए पास करते जाओगे तो और ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा, मोटी लेयर जम जाएगी। यस मैम। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? वो कह रहा है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें मैंने सेम करंट पास किया। ठीक है। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through two different solutions, then amount of substance deposited at two electrodes is directly proportional to their chemical equivalents। मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ रुको। Directly proportional to their chemical equivalents। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था ए बी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट था सी डी, मैंने सेम करंट पास किया इसमें से क्यू क्यू। तो जितना सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होगा और जितना सब्सटेंस यहाँ पे ए डिपॉजिट होगा क्योंकि ए प्लस है, यहाँ पे सी डिपॉजिट होगा, तो जितना सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होगा ना उसकी जो रेशो होगी वो उनके इक्वलेंट वेट के बराबर होगी। ठीक है। अगर सेम करंट है जिसके हिसाब से जितना इक्वलेंट वेट जाएगा उतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि
mass of one substance deposited divided by the mass of second substance deposited, that is directly proportional to their E1 E2. E1 and E2 को वैसे तो लिखते हैं chemical equivalent of, केमिकल इक्विवेलेंट, या इसे लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो m क्या था बच्चा? Z Mass इंटू of आई इंटू टी, पहले T. लास्ट है ना, Yes, ये ma'am. Z1 इंटू आई इंटू टी Yes, ma'am. इंटू आई इंटू टी। कोई मुझे बताएगा मैंने I1 I2 क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि करंट सेम ही बताया कि फ्लो करे। शाबाश, क्योंकि करंट सेम था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तुम्हें बताऊं एक मजे की बात, ऐसे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मतलब इसका न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल ऐसे आता है कि 1 फैराडे करंट, वैसे तो ये चार्ज होता है ना, चार्ज, जब हम किसी में से पास करते हैं ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 1 मोल का सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। मैं इसकी डेफिनेशन ओ लेके बताती हूँ एग्जांपल। यानी कि सोडियम प्लस लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया और ये Na आ गया, ये डिपॉजिट होगा ना? यस मैम। कहाँ पे? कैथोड। कैथोड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 इलेक्ट्रॉन, 1. 1 फैराडे चार्ज लगेगा बस। 1 फैराडे चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा? 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होता है? 23 23 ग्राम। तो ग्राम। 23 ग्राम का सोडियम हमें वहां पे मिलेगा। आगे देखो एक और एग्जांपल, प्रैक्टिस बनेगा। यस मैग्नीशियम 2+ था, यस मैम। 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा यस मैम। मैग्नीशियम, तो भैया ये मेटल है तो ये तो होगी डिपॉजिट कहाँ पे? कैथोड। कैथोड। हाँ ये ना, तो अब इसमें 2F चार्ज लगेगा जिससे Yes, ma'am. आपके पास मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। और मास कितना होगा इसका? 12-24 होता है तो 24 ग्राम। 24 हो। एल्युमिनियम में तुम बताओ अब। BF चार्ज नहीं लगेगा यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ना? ma'am. तो इस तरह का ज्ञान लेना है Yes, ma'am. जिससे कितना 39 मास? 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। अब एग्जामिनर इतना प्ले करता है, और फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? ऐसे, बस वो ऐसे प्ले करता है कि एल्युमिनियम का कितना मास होगा, कितने एफ लगेगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस एंड दैट। तो इतना ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखो Yes, ma'am. इन स्पीशीज का, मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। पीछे वाली पे ही आ गई। इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन से चेंज था ये? 1। 1। तो ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। इसका कितना आएगा? मैम 24.2। शाबाश। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 27 over 2. 3, sorry. ठीक है। अब इसकी हमने एक इक्वेशन पढ़ी ना कि Z एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस मैम। अब Z Yes, ma'am. किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? M। अब ये मैं सारी कहानियां ना एक जगह लिखती हूँ। M इज इक्वल टू Z इंटू आई, पढ़ा तुमने? यस मैम। Yes, ma'am. और Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, पढ़ा तुमने? यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आई कहानी के नहीं? तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि Z इज इक्वल टू E, या मैं इसको ऐसा लिख दूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे दोनों प्रोपोर्शनल No, है ma'am. देखें। नो मैम। Yes, ma'am. ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। Yes, ma'am. अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को क्या लगा दूं? F क्या कांस्टेंट है? फैराडेज कांस्टेंट। Faraday. मानते हो इस बात को? हाँ जी। ठीक है। Yes, ma'am. Z की वैल्यू बताना क्या होती है? M इंटू आई इंटू टी। यस मैम।
ठीक है, तो एक Yes, तो ma'am. ये बन सकती है ई। तो अगर एम निकालना है तो क्या बन जाएगा आपका? मैम ई अपॉन Z, एक्स। Z, वेट right? वेट 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 जेड से ही चलेगा, क्योंकि मैं इसको ड्राइव करना नहीं होता, ये लास्ट में ही आना बस। जेड पहले आएगा, दूसरा पहले। ये करना नहीं है, ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कहीं किया नहीं होता ये। यस मैम। देखो भाई, ये है कहानी, क्योंकि ये ट्रिक चल नहीं रही। m इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी बाई 96500। इससे बैक चला देते हैं, इसके डेरिवेशन डूरिवेशन कुछ नहीं है, बस ये प्रोपोर्शनलिटी का ही रिलेशन है। तो E इंटू जेड डिवाइडेड बाई एफ इज m। समझ गए कहानी को? यस मैम। m इज इक्वल टू Yes, ma'am. जेड बाई एफ, ये है कहानी। तो ये जिस इक्वेशन पे मैंने टिक मारा है ना, इससे क्वेश्चन आता है जेई में। m पता क्या होता है? मैम मास ऑफ द बस, सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल्स टू, ट्रिक से हो नहीं रहा ये, बेटर है कि सीधे ही चले। और डिवाइड आई क्या है? करंट फ्लो। ठीक है। और एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। वैसे Faraday's मैंने constant. 960 तो इक्विवेलेंट वेट तो मैं निकालना आता है। यस मैम। बस या तो फैराडे कांस्टेंट का ये न्यूमेरिकल आता है, या अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो, वहाँ भी पेन रुक गया, तो वो मोल कंसेप्ट वाला आ जाता है। को दोबारा से एक बार शेयर करके देखते हैं। विंडो क्लोज हो गई है, चलो एनी हाउ। नो प्रॉब्लम। तो समझ में आ गए ना फॉर्मूले दोनों कैसे करने थे? यस मैम मैम। यस। ठीक है बेटे, तो अब Yes, तुम्हारा ma'am. होमवर्क क्या है कि मैं एक तो आपको क्वेश्चन भेजूंगी इसके, ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से कर लेने हैं। और दूसरा, अगली 4-5 क्लासेस में ना, लास्ट के 10 मिनट में मैं जो पिछला करवाया वो सुनूंगी तुमसे, ठीक है? मतलब मैं यस नाम लेके बोलूंगी कि डिम्पल फैराडे के सेकंड लॉ का पढ़ा, मुझे सारी क्लास को समझा, यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। अरे मॉड्यूल में एक को थोड़ा भेजूंगी, मेरे लिए तो मेरे सारे बच्चे बराबर हैं, सबको भेजूंगी, ठीक है? जो आपके एडमिन है ना उनको भेजूंगी, वो आगे तुम्हें सभी को भेजेंगे, ठीक है? अब आज Yes, से ma'am. मुझे तुम्हारी क्लास में इतना चेंज नजर आना चाहिए ना, कि आज तो देखो लास्ट तक तो कुछ कुछ बच्चे बोलने लग गए, और कुछ कुछ बच्चे जो अभी भी सोए रहते हैं। तो भाई इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है, पहले मुझे ये बताओ। बनना है। बनना है कि बनना है, ऐसे मैम. ऐसे ही घूमने आए हो तुम? मैम बनना है। बनना अगर तो बनना है, बनना है, मैम. हाँ अगर देखो, जिंदगी में होता वो है जो तुम चाहो बोल लो। कई तो ऐसे ज्ञानी महान है, वो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं कि मैडम बनना है। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो बनोगे कैसे? बोलोगे, पहले पहले सोच आती है, सबसे पहले थॉट आता है, फिर उसका वर्ड में कन्वर्जन होता है एनर्जी के हिसाब से, फिर उसके बाद एक्शन होता है। हम सोच ही नहीं रहे, हम बोल ही नहीं रहे, तो हम बनेंगे कैसे? हम उस डायरेक्शन में मेहनत कैसे करेंगे? तो सोचना भी पॉजिटिव है, बोलना भी है, उसके बाद बनना भी है। तो अगर बनना है तो मेरी बात मानो, और ना बने तो फिर मुझे बताना, ठीक है? मैम आपको मैसेज यस मैम। रिप्लाई कर दो। किस चीज का मैसेज करूं बेटे? मैम आपको अभी किया है। अरे मैं कैसे देखूं, मेरे पास ये ना स्टॉप हो गया है। अच्छा सिमरन, नंबर दे दीजिए जिससे अगर हमारी कोई डाउट होगा तो हम आपसे पर्सनली पूछ लें। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद ना आपका ये वाला जो ड्यूटी है ना आपके एडमिन को दी हुई है, और जो मैंने पर्सनली फील किया है तो सारे एडमिन को भेजते हैं, वो हमें आगे भेजता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोटोकॉल की बात कर रही हूँ,
ठीक है, तो मैं एक बार उनको बोल दूंगी कि आप लोगों से डाउट ले लें, मेरे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर हमें अलाउ हुआ तो मैं शेयर भी कर दूंगी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक मेरा है नंबर नहीं हुआ ग्रुप में। क्या कह रहे हो? मैं अभी सर ने लिंक ही शेयर किया है, मेरे से भी नंबर नहीं किया है ऐड मेरा ग्रुप में। लिंक किस चीज का? मैं इन क्लासेस का। अरे तुम्हें क्या मतलब क्लासेस का नोट्स नहीं मिले हैं? तो नहीं जैसे मेरा पहले कोरस्पॉन्डिंग बैचेस में नंबर था। अच्छा अच्छा, ये तो शुभम बात कर रहा है ना। यस मैम। शुभम तुम ऐसे करना, ये सिमरन बताएगी। सिमरन तुम्हारे कोऑर्डिनेटर कौन है? मैम नितिन सर। शुभम तुम ऐसे करना, एक बार ना नितिन सर से बात करना कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस बैच से ना रेगुलर बैच में शिफ्ट हुआ हूँ, और मैम ने बोला है कि मुझे ना 2 लेक्चर पढ़ के आने हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के, तो मुझे सारा एक्सेस दे दो। अगर तो तुम्हें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सैटरडे की क्लास में मैं दोबारा मिलूंगी तो मैं बात करूंगी उनसे। यस मैम। ठीक है। मैम एक बार मेरे पास नंबर है, मैं बोल के देखूं कि आप ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है सिमरन। सिमरन भी कर सकती है अगर शुभम के पास नंबर नहीं है। नाम याद रख लेना बच्चे, शुभम है। यस मैम। चलो आप अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट क्लास में मिलना मुझे। मैं कब है नेक्स्ट क्लास? अरे आपको ना शुभम सारा स्केड्यूल आ जाएगा। ठीक है, सिमरन इसका स्केड्यूल का भी बोल देना, नोट्स का भी बोल देना। यस मैम। चलो ठीक है बेटे। वैसे यस मैम। मेरी क्लास अब तुम्हारे साथ सैटरडे को है, और सैटरडे वाली क्लास मेरी होती है तुम्हारे साथ 6 से 7:15। ठीक है, मैं केमिस्ट्री की बता सकती हूँ, बाकी मुझे सारा टाइम टेबल तो याद नहीं है। यस मैम। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। अब मेहनत करो पूरी अच्छे से, खाओ पियो, अभी रेस्ट करो। बाय बाय मैम। बाय बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।